नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज की हेडिंग आप देख रहे हैं, थल व जल के गर्म होने की प्रवृत्ति। सामान्य तौर पर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि स्थल व जल के गर्म होने की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं और हमने ये पढ़ा है कि स्थल भाग जो है वो जलीय भाग की तुलना में उसकी अपेक्षाकृत जल्दी गर्म हो जाता है। तो आखिर आज हम इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण जब स्थल और जलीय भाग पर दोनों पर समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्थल भाग जल्दी गर्म क्यों होता है और जलीय भाग जो है वो देरी से क्यों गर्म होता है। और साथ ही इस टॉपिक को पूरा करने के बाद इससे बनने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी या आपने किताबों में पढ़ा होगा, थल समीर व जल समीर या सागर समीर के बारे में। यहाँ पर दो चित्र आपको दिख रहे हैं और इसमें मैं चित्र एक की अगर बात करूं तो ये पहला जो चित्र है जिसमें यहाँ पर सूर्य चमक रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। जब दोनों पर सूर्य की समान रूप से किरणें पड़ती है तो स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और इसके जल्दी गर्म होने से क्या होगा, इसके जल्दी गर्म होने से इसके संपर्क में जो वायु होगी यानी कि स्थल के ऊपर जो वायु है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी और वायु जल्दी गर्म होगी, यहाँ की गर्म होके हल्की होगी, हल्की होके वो ऊपर की ओर उठती है और यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि दिन के समय जब सूर्य की सीधी किरणें स्थल भाग पर पड़ती है तो स्थल जल्दी गर्म होता है और इसी के संपर्क वाली वायु जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होकर हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन अपेक्षाकृत अगर इन दोनों की हम तुलना करें यानी कि स्थल भाग की और जलीय भाग की तुलना करें तो जलीय भाग धीमी गति से गर्म होगा और स्थल भाग की अपेक्षा या इसकी तुलना में यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। देखिए गर्म तो यहां पर भी होगा, जलीय भाग भी गर्म होगा, इसके संपर्क वाली वायु भी गर्म होगी, लेकिन इन दोनों की तुलना में जलीय भाग कम गर्म होगा। अगर ये जल भाग कम गर्म होगा तो यहाँ के संपर्क में जो वायु है वो भी कम गर्म होगी और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। और पवन का नियम है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो दिन के समय यहाँ पर स्थल भाग पर लो प्रेशर रहता है और स्थल भाग जलीय भाग पर हाई प्रेशर रहता है, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और यहाँ पर स्थल भाग पर ये पवनें चलने के कारण ही, चूंकि ये जलीय भाग से आ रही है स्थल भाग की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ पर इनका जो नामकरण है वो सागर समीर किया जाता है। पवनों के बारे में एक विशेष बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि पवनें जहां से आती है वहां के गुण अपने साथ में लाती है और साथ ही पवनें जहां से आती है उसका नामकरण उसी आधार पर होता है। क्योंकि यहाँ पर पवनें जलीय भाग से या सागरीय भाग से आ रही है इसलिए इसका नाम यहाँ पर सागर समीर रखा गया है या इसको हम जलीय समीर कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आकर के ये पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और ये यहाँ चली जाएगी, क्योंकि यहां से पवनें इधर आ गई, यहां पर जगह खाली हो जाएगी तो इसको भरने के लिए ऊपर से पवनें नीचे उतर जाएगी। जब ये पवनें यहां से नीचे उतर गई तो यहां खाली जगह हो जाएगी तो उसको भरने के लिए इधर से पवनें चलती है। कुल मिलाकर के इस प्रकार का एक चक्र चलता है। लेकिन हमें जो स्थल और जल के बीच में जो पवनें चल रही है यानी कि जल से स्थल की ओर चल रही है उनके आधार पर इसका नामकरण सागर समीर किया गया है। और ये सागर समीर यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में यानी कि दिन के समय चलती है। दूसरी ओर वाला जो चित्र है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। रात के समय जब चंद्रमा आकाश में है, इस समय क्या होता है कि स्थल भाग जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना ही जल्दी ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने से इसके संपर्क वाली जो वायु है वो भी जल्दी ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। वो कई बार आपने कुछ हिंदी मूवी में देखा होगा कि एक इस प्रकार का कोई विलन होता है और जो ज्यादा ही कुछ नौटंकी करता है और ज्यादा जोश दिखाता है, लेकिन जैसे उसके एक थप्पड़ पड़ता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो स्थल की उसी प्रकार की विशेषता है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ये ठंडा हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रात में पार्थिव विकिरण के कारण यहां पर स्थल भाग का जो तापमान है वो रिलीज हो जाता है
तो स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसके संपर्क वाली वायु भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने से, लेकिन जलीय भाग की ये खासियत है कि ये धीरे धीरे गर्म हुआ था, तो ये धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसको हम दो व्यक्तियों के उदाहरण के द्वारा इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे एक कोई व्यक्ति होता है जिसको आप दो बात कहिए, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो हमारा स्थल भाग इसी प्रकार का है कि एक दो बात उसको आपने, यानी कि किसी व्यक्ति को आपने एक दो बात कही, उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में कोई और कुछ करेगा, यानी कि जल्दी उसे गुस्सा आ जाएगा एक दो बात पर ही। तो स्थल भाग भी वैसा ही है, जैसे ही सूर्य तप यहाँ पर आने लगता है ये जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जलीय भाग उस व्यक्ति की तरह है जिसको आप दो चार बात कहिए लेकिन उसको गुस्सा नहीं आएगा। अगर वो खाना खा रहा है तो वो कहेगा अच्छा ठीक है पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में गुस्सा आएगा, यानी कि धीमी गति से गर्म होता है और धीमी गति से ही ये ठंडा होता है। तो रात के समय स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसके संपर्क वाली वायु भी ठंडी हो जाएगी, तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा। क्योंकि जल भाग जो है वो धीमी गति से गर्म हुआ था, तो ये धीमी गति से ही ठंडा होगा। तो अब इन दोनों की अगर तुलना करें तो स्थल भाग की अपेक्षा ये जलीय भाग जो है अभी गर्म है। जलीय भाग गर्म है तो इसके संपर्क वाली यहाँ की जो वायु है वो वायु भी गर्म है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। पवन का नियम है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो रात के समय जब चंद्रमा है आकाश में, तो रात के समय पवनें स्थल भाग से जलीय भाग की ओर या स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, क्योंकि स्थल से सागर की ओर जा रही हैं। और पवन का नियम है कि पवनें जहां से जाती है या जहां से आती है उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। क्योंकि ये स्थल भाग से जा रही है इसलिए इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा स्थल समीर या स्थलीय समीर। समीर या पवन में ये फर्क है, या हम कह सकते हैं कि जब बहुत ही मंद गति से पवनें चलती है, बहुत धीमी गति से पवनें चलती है, तो उसको हम समीर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रीज कहा जाता है। तो ये समीर शब्द जो है वो यहाँ पर इसीलिए काम में लिया गया है क्योंकि तटीय भाग पर ये दोनों प्रकार की जो पवनें हैं, दिन में सागर समीर और रात में स्थल समीर चलती हैं, बहुत ही धीमी गति के साथ में ये चलती हैं। और स्थल और जो जलीय भाग है इसके तापमान को मेंटेन रखती है, न बहुत ज्यादा गर्म होने देती है न बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है। इसलिए इसका यहाँ पर जो शब्द काम में लिया गया है, जो ज्योग्राफी में टर्म काम में ली जाती है, वो यहाँ पर समीर इसको काम में लिया गया है। क्योंकि इस हाई प्रेशर से पवन है इस लो प्रेशर की ओर चली गई है, जलीय भाग अभी गर्म है, इसके संपर्क वाली वायु गर्म है। जैसे ये पवन यहाँ जाएगी ये हल्की गर्म हो जाएगी, गर्म होके हल्की होके ये ऊपर उठेंगी तो ये यहाँ पर पहुंच जाएंगी। क्योंकि यहाँ वाली पवन इधर चली गई तो इस स्थान को भरने के लिए ऊपर से नीचे पवनें उतरेंगी, तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये खाली होगी तो उसको भरने के लिए पवनें इधर चली जाएगी। इस प्रकार से एक चक्र यहाँ पर भी बनता है, जैसा आप एक चक्र यहाँ पर देख रहे थे। और चूंकि पवनें यहाँ पर धरातल पर जिस प्रकार से चलती है, यानी कि स्थल पर जल की ओर, स्थल से जल की ओर जो पवनें चलती हैं उसी के आधार पर इसका नामकरण होगा, इसलिए इन पवनों को हम स्थल समीर कहते हैं। तो ये तो बात हुई स्थल समीर की और जल समीर की। हमारा जो आज का टॉपिक था कि स्थल और जल के गर्म होने की अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं वो तो हमने समझ लिया कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जलीय भाग धीमी गति से गर्म होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इस कारण से ही प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इनके बारे में परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और हमने ठीक ठीक से जवाब भी दिए हैं। लेकिन अगर इसका कारण अगर हमें पूछा जाए और अंत में हम एक प्रश्न भी हल करेंगे जो इसके कारण से बनता है, तो आगे हम देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए एक चित्र मैंने आपके लिए यहाँ पर बना के रखा है, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आकाश में सूर्य चमक रहा है और सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर जलीय भाग पर भी पड़ती है और यहाँ ये स्थल भाग पर भी पड़ रही है, यानी कि जलीय भाग यानी कि सागरीय भाग और स्थल भाग। देखिए यहाँ पर जब स्थलीय भाग पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो ठोस होने के कारण ये पवनें बहुत गहराई तक नहीं जा पाती और यहीं से सीधी धरातल की ऊपरी परत से ही ये परावर्तित हो जाती है, यानी कि ये स्थल के बहुत कम भाग को हुई गहराई तक गर्म करती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये होगा कि सूर्य की सीधी किरणें जब सागर पर पड़ती है या जलीय भाग पर पड़ती है तो वो उसकी ऊपरी जो समुद्र तल कह दें हम या जल का ऊपरी तल कह दें, तो इस पर गिरने के बाद में कुछ गहराई तक, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने दिखाया काफी गहराई तक, यानी कि यहां से लेकर लगभग यहां तक, इस गहराई तक ये किरणें जाती हैं और फिर वापस पुनः परावर्तित होती हैं, या हम कह दें कि गहराई तक जाती है और अधिक भाग को ये गर्म करती है।
तो देखिए यहां पर बहुत ही कम गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जबकि यहां पर अधिक गहराई तक सूर्य की किरणें जाकर के इतने भाग को वो गर्म करने का प्रयास करती हैं। और यही कारण है कि चूंकि ज्यादा जल को गर्म करना है तो जल जो है वो धीमी गति से गर्म होगा, जबकि स्थल का केवल ऊपरी ऊपरी भाग गर्म होने के कारण स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और कई बार कारण पता नहीं क्या होगा, लेकिन कई बार हम ये कहते हैं जैसे ही किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि इसे थोड़ा सा पानी पिलाइए, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चलो पानी पिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी जल जो है वो धीमी गति से गर्म होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो भी एकदम गर्म हो जाता है। ठीक है, पानी इसी बात को शायद कम करता होगा, इसलिए हम इसी बात को काम में लेते हैं। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न को भी हम हल करने का प्रयास यहां पर करते हैं। और देखिए वो प्रश्न क्या है। जिस प्रकार के आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी को हम देखते हैं, कथन और कारण वाले। तो कथन है स्थलीय भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है। ठीक बात है, स्थल भाग जो है वो जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, तो कथन सही है। और कारण क्या है, सूर्य की किरणें स्थलीय भाग की अपेक्षा जल में अधिक गहराई तक पहुंचती है। और फिर 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है और ये जो कारण है इस कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। दूसरा है, कथन व कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। और तीसरा ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्न में आता है, कथन सही है पर कारण गलत है। और चौथा जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी, कथन गलत है और कारण सही है। तो यहां से हमारा जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा पहला, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एक छोटी सी गलती कई बार हम ये भी कर देते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना है। सामान्य तौर पर इस प्रकार की जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि कथन व कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी कि पहले ऑप्शन में कथन और कारण दोनों सही होंगे और कथन कारण की सही व्याख्या करेगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर बी ऑप्शन को उठा करके ऊपर रख देता है और ए ऑप्शन को उसके नीचे कर देता है। जनरली हम ए की बात बार बार पढ़ते हैं कि कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन ये होता है। तो हम जल्दीबाजी में करते हैं कि हाँ ये दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करेगा, तो हम इसी बबल को भर देते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन वो क्या करता है, यहां पर आपकी एक और इसमें परीक्षा ले लेता है, इसको ऊपर डाल देता है बी ऑप्शन को, यानी कि कथन व कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसलिए दोनों को हमें ठीक से पढ़ करके कि कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसको अंडरलाइन करके, और ये हमें जहां पर भी मिलेगा उसी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर उसका कारण जानने की कोशिश की। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।